आज का जो हमारा टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लें कि किडनी के लिहाज से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कि जीएफआर। ठीक है। और इसी के लिए ना हमारे पास इधर ही डायग्राम है बुक पे। बुक वाले ने ना बड़ी प्यारी डायग्राम बनाई है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जीएफआर होता क्या है, बेसिकली जीएफआर है क्या। तो इसमें हमारे पास आ गए तीन वर्ड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर मीन्स के ग्लोमेरुलस ये होता था ना हमारे पास, ये क्या होता था, दूसरा ये ग्लोमेरुलर कैपरीज होती थी। ठीक है। इधर जो भी चीजें आती थी हमारा मतलब इधर से क्या आ रहा होता था, एफरेंट आर्टरी क्या लेके आ रही होती थी, ब्लड। ब्लड में क्या होते हैं हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ब्लड सेल्स भी होते हैं, फ्लूइड भी होता है। तो वो सारी चीजें क्या होती थी कि इधर से हमारे दूसरा ग्लोमेरुलर कैपरीज से क्या होते थे, फिल्टर होके इधर वोमेन स्पेस में आ जाते होते थे। ठीक है जी। तो इसी को ही हम कहते हैं बेसिकली जीएफआर। ग्लोमेरुलर मींस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इधर क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है। और ये जिस रेट पे, जिस स्पीड से फिल्ट्रेशन हो रही है उसको हम क्या कह देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कि कितनी फिल्ट्रेशन हो रही है। इसको मैं डिफाइन अगर करने पे आऊं तो इसको हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है। कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, वो वॉल्यूम प्लाज्मा का, यानी कि इधर क्या होता है हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा वगैरह होता है। तो वो वॉल्यूम जो इधर फिल्टर होके आएगा, फॉर एग्जांपल मैं इस वॉल्यूम को क्या करता हूँ, तो येलो से कर देता हूँ। तो वो वॉल्यूम प्लाज्मा का जो इधर फिल्टर होके आ जाएगा। ठीक है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो नॉर्मली हमारे पास जो जीएफआर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास क्या है कि 500 ml पर मिनट ब्लड आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, 500 ml पर मिनट। तो इसमें से क्या हुआ कि 100 ml जो है ना वो इधर फिल्टर हो गया। 100 ml क्या है कि इधर फिल्टर हो गया पर मिनट। तो ये हमारी क्या आ गई, जीएफआर। यानी कि और 400 क्या है कि इधर वापस इसी में रहेगा ना, ब्लड वेसल के अंदर रहेगा, इसी के अंदर जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियूल है। और देन आगे ये इफरेंट आर्ट्रियूल में चला जाएगा। और देन इफरेंट आर्ट्रियूल आपको पता है कि ये पेरिट्यूबुलर कैपरी में चला जाता है। लेकिन फिलहाल आप इस चीज को समझे कि जीएफआर होता क्या है, वो वॉल्यूम जो क्या है कि इधर जो दूसरा हमारा ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो रहा होता है उसको हम क्या कह देते हैं, जीएफआर। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या था कि जो ब्लड इंटर किया एफरेंट आर्ट्रियूल से वो कितना था, 500। उसमें से क्या हुआ कि 100 फिल्टर हो गया, 400 इसी के अंदर रह गया। तो जो 100 फिल्टर हुआ 1 मिनट में जितना जितना फिल्टर हुआ उसको हमने क्या कह दिया, जीएफआर। ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं जी, जीएफआर। इस चीज की समझ लगी है कि जीएफआर क्या होती है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है कि जीएफआर होता क्या है, बताता हूँ। इसको आप सिंपल याद रख लो कि आपके पास आप पोनी है ना, उसमें क्या चाय को मतलब उसको छानते होते हो। ठीक है। तो आपके पास एक चाय का कप है। उस पोनी में से जो गुजर के दूसरा चाय जो है ना वो आपके कप में जाएगी। ये समझो ये क्या, बोमेन स्पेस, ये आपका कप है, ये क्या आपकी पोनी है। ठीक है। तो इसमें से, इस पोनी से जो पानी गुजर के इधर बोमेन स्पेस में आ गया ना, यानी कि इसके आपके कप में आ गया, इसको हम कहते हैं जीएफआर। मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिस स्पीड से इधर आया उसको हम क्या कह देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है। तो इधर नॉर्मली हमारे पास कप या चाय तो नहीं है, हमारे पास क्या होता है इधर, हमारा जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है इसमें क्या होता है, हमारे पास ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है। तो हमारी किडनी क्या काम कर रही होती है, मेन काम हमारा किडनी का क्या है कि ब्लड को फिल्टर करना। तो वो ब्लड को क्या करेगी, फिल्टर करेगी। जब ब्लड इधर आता है ना, मैं इधर ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है कि एक दूसरा, ये हमारी दूसरा एफरेंट आर्ट्रियूल है। ठीक है। ये इधर ग्लोमेरुलर कैपरी में क्या होता है कि इधर पोर्स होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर पोर्स बना देता हूँ, इधर पोर्स हैं और क्या है कि इधर पोर्स हैं। तो क्या होता है कि ये हमारी बोमेन स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है ना, ये मैं इधर ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारी क्या है, बोमेन स्पेस। तो क्या होता है कि इन सुराखों से ये जो पानी होता है ना वो इधर गुजर के इधर आ जाता होता है बोमेन स्पेस में। ठीक है। तो इसी को जिस स्पीड से ये फिल्टर होके इसमें से निकल के बाहर आ रहा है उसी को हम क्या कह देते हैं, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यानी कि जिस स्पीड से वो फिल्टर होके आ रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, जीएफआर। कि ये जो प्लाज्मा है वो फिल्टर होके जिस स्पीड से बोमेन स्पेस में आ रहा है उसको हमने क्या कह दिया, जीएफआर। ठीक है जी। अब हम देखते हैं दोबारा, अभी आपका ना ये कंसेप्ट दोबारा से अच्छे से क्लियर होता है क्योंकि हमने आज यही तो पढ़ना है, सारा इसी की डिटेल पढ़नी है। तो अब हम देखते हैं कि ये बेसिकली आ क्यों रहा होता है। कि मैंने तो कहा कि ये इधर निकल के आ गया, ये आ क्यों रहा होता है, उसके लिए मैं ना जरा नोट्स पे चलता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बना ली जी, हमारी क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है। ठीक है। ये मैं कहता हूँ कि ये इसका एफरेंट एंड है, मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल वाला एंड है। ये हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल वाला एंड है। और ये क्या है, हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल वाला एंड है। ठीक हो गया जी।
अब देखो इधर से क्या आ रहा है हमारे पास, ब्लड, उसमें क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें क्या है, दूसरा नाइट्रोजिनस वेस्ट वेस्ट होते हैं, उसमें प्लाज्मा होता है, उसमें वाटर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसने इधर से गुजर के कहाँ जाना है, इधर इफरेंट आर्ट्रियोल वाले एंड की तरफ, ऐसे ही है ना। तो अब देखो इसमें क्या होते हैं हमारे, जो मैंने आपको बताया था, ये जो वॉल होती थी इसको हम क्या कहते होते थे, याद है आप लोगों को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर कहते होते थे ना। ये जो वॉल होती थी जिससे सारी चीजें फिल्टर होके इधर बाहर आनी होती थी बोमेन स्पेस में, ये क्या है हमारी बोमेन स्पेस है। ठीक, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जब ब्लड इधर से गुजर रहा होता है तो इधर हमारी ये जो दूसरा ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, और हमारे पास ये जो सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर होता है, इसमें पोर्स होते हैं। मैं इसको अगर इस तरह करके ना, ये देखो इस तरह क्या होंगे हमारे पास, पोर्स होंगे इस मेम्ब्रेन में, इस तरह। तो ये जो ब्लड है ना इधर से दूसरा हमारे पास इधर वाटर वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये सारी चीजें क्या करेंगी, लीक कर जाएंगी। लीक करके कहाँ आ जाएंगी, हमारी इसमें बोमेन स्पेस में। तो ये लीक क्यों कर रही है, देखो हमारे पास एक वाटर का पाइप है, वाटर के पाइप में आप क्या करो, सुराख कर दो। ठीक है। तो वाटर के पाइप में जब सुराख होंगे तो पानी जब पाइप में से गुजरेगा तो वो सुराखों से लीक करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। यही काम इधर हो रहा है कि ये समझो जो हमारा एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें क्या हो रहा है कि सुराख होते हैं, तो उनसे क्या करता है कि फ्लूइड लीक करके कहाँ पे आ जाता है, हमारी बोमेन स्पेस में आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्यों आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। किसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हमारी ये जो दूसरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी है ना, ये क्या है हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये जो हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसकी वजह से क्या करता है कि हमारा जो फ्लूइड है वो लीक होके कहाँ पे आ जाता है, बोमेन स्पेस में। ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये फोर्स आ गई कि जो क्या कर रही है, हमारे पास फ्लूइड को बाहर निकलवा रही है फ्रॉम द कैपिलरी। अब हमारे पास कुछ फोर्सेस होती हैं कि वो चाहती हैं कि फ्लूइड क्या रहे, हमारे अंदर ही रहे, इस कैपिलरी के क्या है कि अंदर ही रहे। वो हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, वो हमारे पास इधर होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन को मैं इससे, तो हमारे ब्लड में कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन। ये इस तरह मैंने रेड से ड्रा कर दिया, ये क्या है हमारे पास, एल्ब्यूमिन है। तो एल्ब्यूमिन क्या है कि वाटर लवर है। वाटर लवर है, इसका मतलब है कि ये नहीं चाहेगी कि वाटर मुझसे दूर जाए, वाटर निकल के इधर बाहर वाली स्पेस में आए, बोमेन स्पेस में आए या मुझसे दूर जाए। तो ये क्या चाहती है कि ये जो वाटर है ना वो मेरे पास ही रहे, इसके पास ही रहे। तो ये नहीं चाहेगी कि हमारे पास वाटर जो है ना बाहर निकल के बोमेन स्पेस में आए। इसका मतलब है कि हमारे पास अब दो फोर्सेज आ गई। एक फोर्स क्या चाह रही है कि वाटर इधर से बाहर निकल रहे, उसको हमने क्या नाम दे दिया, पीजीसी, यानी कि दूसरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और दूसरी फोर्स जो है ना वो क्या चाह रही है, एल्ब्यूमिन वाली फोर्स, इसको हम कहते हैं ओनकोटिक प्रेशर। ठीक है। ओनकोटिक प्रेशर क्या चाह रहा है कि हमारे पास जो है ना वाटर कैपिलरी के अंदर ही रहे, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर ही रहे, और इसको हम कहते हैं पाई जी सी, पाई जी सी, यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी ओनकोटिक प्रेशर। ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास दो फोर्सेस आ गई। एक फोर्स ने क्या चाहा कि हमारे पास क्या हो, ये जो वाटर वगैरह है वो कैपिलरी के अंदर ही रहे, और दूसरी फोर्स ने क्या चाहा कि वाटर जो है ना कैपिलरी से बाहर निकल जाए। देन हमारा ये जो बोमेन स्पेस होती है, ठीक है, ये जो बोमेन स्पेस होती है, इसमें क्या होगा कि वाटर जब इधर आ जाएगा तो इसका भी तो अपना प्रेशर होगा ना। उसको हम क्या कह देंगे, बोमेन स्पेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उसको हमने नाम दे दिया बोमेन पीबीएस, यानी कि बोमेन स्पेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वो क्या चाहेगा कि वो चाहेगा कि वाटर इधर ना आए, मतलब बोमेन स्पेस में ना आए, बल्कि कहाँ जाए, वाटर वापस इधर ही जाए। ठीक है। तो इट मींस के, और ये हमारे पास दो फोर्सेस क्या चाह रही हैं, वाटर कैपिलरी के अंदर ही रहे, लेकिन एक फोर्स क्या चाह रही है कि वाटर कैपिलरी से बाहर निकल आए। ठीक है। एक और इधर फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं बोमेन स्पेस ऑनकोटिक, मतलब इधर जो प्रोटीन्स होंगी, फॉर एग्जांपल इधर इधर अगर प्रोटीन्स होंगी तो वो भी क्या चाहेंगे कि वाटर क्या है कि इनके पास ही रहे, इधर पास ही रहे। ठीक है। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं पाई बी एस, पाई बी एस, यानी कि बोमेन स्पेस का ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक हो गया। इट मींस कि हमारे पास ये कौन कौन सी फोर्सेस आ गई, दो फोर्सेस चाह रही थी कि वाटर क्या है कि इधर बाहर निकले, बोमेन स्पेस में आए, और दो फोर्सेस चाह रही थी कि वाटर जो है ना हमारे पास बाहर ना निकले, इधर कैपिलरी के अंदर ही रहे। लेकिन जीतेगा कौन, जो फोर्स ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि कौन सी फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है। तो हम अब हम उसको देख लेते हैं। तो हमारी जो फोर्स तगड़ी होगी वो बेसिकली ये वाली होगी, कौन सी,
ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी कि जो हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा ना वो ज्यादा होगा। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी कि ये जो मेम्ब्रेन है ना ये वाली, इसके अक्रॉस क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी और पानी निकल के कहाँ पे आ जाएगा, बोमेन स्पेस पे। इसी को मैं आपको बुक से दिखाता हूँ कि हम बुक पे डिनोट किया हुआ है। हम बेसिकली हमारी किडनी में क्या हो रहा होता है कि इधर से एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आ रहा होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, और इफरेंट आर्ट्रियोल से ये क्या है कि दूसरा एग्जिट कर रहा है इसको, ग्लोमेरुलस को। ठीक है, तो बेसिकली जब ब्लड इधर पहुंच जाता है ना तो इसने क्या होना होता है कि दूसरा फिल्टर होना होता है, इसको इधर पोर्स मिल जाते हैं। तो ये क्या है कि इधर से फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू हो जाता है? इस फोर्स की वजह से, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो बेसिकली इधर क्या है कि हमारे पास चार फोर्सेस होती हैं, और वही फोर्स हमारे पास जीतेगी जो क्या होगी, तगड़ी होगी। तो हमारे पास तगड़ी फोर्स कौन सी होती है, ये वाली, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास फ्लूइड जो है ना वो लीक होके इधर आ जाता है। और देन ये आगे पीसीटी और वो सारी चीजें होगी, वो हम बाद में मतलब कल वाला लेक्चर जो है ना वो इसी के बारे में है कि ये जो फ्लूइड आगे चला गया है इसके साथ आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ क्यों रहे थे, बेसिकली हमारे पास जो जीएफआर है ना, ये जीएफआर, जीएफआर को मेजर करने का फार्मूला ये है कि हम क्या करते हैं कि जो दूसरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है उसको माइनस कर देते हैं बोमेन स्पेस के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से, और जो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ओनकोटिक प्रेशर होता है उसको हम किससे माइनस कर देते हैं, दूसरा ओनकोटिक प्रेशर ऑफ बोमेन स्पेस से। तो अब मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि इधर फॉर एग्जांपल जो ब्लड होता है हमारे पास ग्लोमेरु इधर, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है इसमें क्या है, जो ब्लड होता है इसमें क्या है कि हमारे पास एल्बुमिन भी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फिल्ट्रेशन बैरियर होता है वो क्या करता है कि प्रोटीन्स को इधर बाहर नहीं जाने देता, प्रोटीन्स को इधर बोमेन स्पेस में नहीं जाने देता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कौन सा चार्ज होता था, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव क्या है कि इन प्रोटीन्स को रिपेल करता है। जब प्रोटीन्स को रिपेल करता है तो प्रोटीन्स हमारी क्या रहेंगी, इसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरी में रहेंगी। तो देखो हमारा जो ओनकोटिक बोमेन स्पेस का, ये जो बोमेन स्पेस है इसका ओनकोटिक प्रेशर कौन बना रहा था, हमारी प्रोटीन्स बना रही थी। इट मीन्स के हमारी जो बोमेन स्पेस होगी उसका ओनकोटिक प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इधर तो प्रोटीन्स आती ही नहीं। ऐसे ही है ना, हमारी जो बोमेन स्पेस है उसका ओनकोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई बी एस जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज इधर प्रोटीन्स फिल्टर होके आती ही नहीं। तो प्रोटीन्स क्यों नहीं फिल्टर होके आती, क्योंकि हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये जो फिल्ट्रेशन बैरियर है, ये जिस बैरियर को इसको इसने क्रॉस करना है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और प्रोटीन्स पे भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इधर भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब हमारी जो मेम्ब्रेन है, और हमारी प्रोटीन्स पे भी नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से प्रोटीन्स क्या रहेंगी, इसके अंदर ही रहेंगी। मेनली कौन सी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। ठीक हो गया, ये फार्मूला उसने लिखा हुआ है। के एफ ये क्या है कि कोफिशिएंट होता है, मतलब इसका कोई नहीं, फिल्ट्रेशन इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। बस हमारे पास ये आ गई, ये देखो पीजीसी ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर जो क्या है कि वाटर की वजह से होगा, वाटर की स्पीड की वजह से। ठीक है, उसके बाद आ गया पीबीएस, यानी कि बोमेन स्पेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वो प्रेशर जो बोमेन स्पेस में पानी की वजह से होगा उसको हम क्या कह देंगे, बोमेन स्पेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देन पाई जीसी, यानी कि हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ओनकोटिक प्रेशर, और ये कौन बना रहा था, हमारी एल्बुमिन प्रोटीन बना रही थी। कौन बना रही थी, एल्बुमिन। और एल्ब्यूमिन क्या होती है, वाटर लवर होती है, ये नहीं चाहती कि दूसरा पानी मुझसे दूर जाए। ठीक है, तो ओनकोटिक प्रेशर हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी का कौन बना रहा होता है, एल्ब्यूमिन। एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि हमारी जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, या फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी ब्लड की कैपिलरीज है ना, ब्लड की वेसल जो है उनमें जो पानी ब्लड के अंदर रह रहा होता है वो इसी प्रोटीन्स की वजह से, इस प्रोटीन की वजह से रह रहा होता है, एल्ब्यूमिन की वजह से। ठीक है, तो आपकी जो सारी ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें पानी अंदर क्यों रह रहा होता है, एल्ब्यूमिन की वजह से। अगर देखो एल्ब्यूमिन ना होती ना तो आपकी ब्लड वेसल्स में पानी ना रहता, वो सारा निकल के बाहर आ जाता। किसकी वजह से, ये वाले हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से। तो ये सारी बॉडी में सेम ही रूल है, मतलब किडनी में कोई डिफरेंट रूल नहीं है, सारी बॉडी में सेम ही रूल चलता है। ठीक है, तो आप जहां भी सुनो ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो आपके जेहन में आ जाना चाहिए कि पानी की चलने की वजह से जो प्रेशर होगा, पानी की वजह से जो प्रेशर होगा। आप जब भी सुनो ओनकोटिक प्रेशर, तो आपके जेहन में मेनली कौन सी आनी चाहिए, प्रोटीन, एल्बुमिन और दूसरे सोल्यूट्स। फॉर एग्जांपल व्हेन आई से सोल्यूट्स, तो उससे क्या मतलब है, हमारा ब्लड क्या होता है, उसमें सोडियम भी होता है और डिफरेंट किस्म के आयंस होते हैं और एल्बुमिन होता है। तो मेनली ये जो होती हैं ये क्या करते हैं, ये वाटर को अपने पास रखते हैं, ये वाटर को बाहर नहीं जाने देते, और इन्हीं की बदौलत हमारा वाटर इसके अंदर रह रहा होता है। खैर ये बात थोड़ी सी दूसरी तरफ चलेगी। तो हमारे पास आ गया ग्लोमेरुलर कैपिलरी ओनकोटिक प्रेशर, और बोमेन स्पेस का ओनकोटिक, ये
हमारे पास पाई बी एस यानी कि बोमेन स्पेस का ऑनकोटिक प्रेशर। बोमेन स्पेस का ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है? 0, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारी ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है, इधर से प्रोटीन्स लीक ही नहीं करती, बोमेन स्पेस में आती नहीं है। वो तो हम आगे डिजीजेज पढ़ेंगे ना जिनमें आती है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी प्रोटीन्स इधर लीक करके आती ही नहीं, क्योंकि ये वो इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाती, तो वो इसके है कि ब्लड वेसल के अंदर ही रहेंगी। इस वजह से हमारी जो बोमेन स्पेस है उसका जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो कितना होता है? 0, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर किसने बनाना है? प्रोटीन से। जब प्रोटीन नहीं है तो क्या होगा हमारे पास? बोमेन स्पेस का ऑनकोटिक प्रेशर हमारे पास 0 आ जाएगा। डन हो गया जी। तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। ये भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो नॉर्मल जीएफआर होती है वो कितनी होती है? 100। और इसका साथ आप लिख लो कि 100 to 125, क्योंकि हमारे पास जो गाइटन है ना उस पे 125 लिखा हुआ है, तो आप लिख लो 100 to 125 ml/मिनट। इसका क्या मतलब है कि जीएफआर 100 ml/मिनट है। इट मीन्स के फॉर एग्जाम्पल इधर से जो है ना पर मिनट, 1 मिनट में 100 ml ब्लड जो है ना वो फिल्टर होके इधर आ रहा है। यानी कि ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है इसमें से 100 ml दूसरा फ्लूइड जो है ना वो फिल्टर होके इधर आ रहा है पर मिनट में। ठीक हो गया? इस चीज की समझ लग गई कि जीएफआर क्या है, कि फॉर एग्जांपल इधर कितना आ रहा है? 500 या जितना भी आ रहा है उसमें से 100 ml क्या है कि पर मिनट फिल्टर होके हमारे पास इस स्पेस में आ रहा है, बोमेन स्पेस में। ठीक हो गया? तो ये आगे हमारे पास नॉर्मल जीएफआर कितनी होती है? 100 to 125। और ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जीएफआर हम आपके किडनी के फंक्शन को शो कर रही है। अगर जीएफआर कम हो जाए तो जब किडनी फेल होती है तो उसमें जीएफआर कम हो जाती है, तो इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जीएफआर बहुत ज्यादा लाजमी होती है नॉर्मल दूसरा बंदे के रहने के लिए, जीने के लिए। किडनी का फंक्शन समझो, ये किडनी के फंक्शन का एक मेजरमेंट है। देन अब देखो ये जो फिल्टर होके आ रही थी चीजें, अब हम इस चीज की तरफ आते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि ये जो फिल्ट्रेशन हम इतनी किडनी में कर रहे हैं, ये इतना जो तकल्लुफ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में क्या होते हैं? नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं। ये जो हमारी बॉडी है ना, ब्लड में क्या होंगे? नाइट्रोजीनस वेस्ट। और मेनली जब जिसकी अब हम बात करने चाह रहे हैं वो है कैराटनीन। कैराटनीन क्या होता है? बेसिकली जो जब आपके मसल्स टूटते हैं ना तो उनका वेस्ट क्या होता है हमारे पास? कैराटनीन। तो मसल्स वेस्ट क्या होता है हमारे पास? कैराटनीन, CRE, कैराटनीन। ठीक है? तो इधर क्या होगा ब्लड में? ये CR होगा, कैराटनीन होगा, वो इधर आएगा। ठीक है? तो ये कैराटनीन हमारी बॉडी नहीं चाहती कि हमारी बॉडी के अंदर रहे। इसी वजह से अल्लाह पाक ने क्या रखी है? किडनीज रखी हैं, कि वो क्या करें कि इसको इधर से फिल्टर करके और यूरिन में फेंक दें, एक्सक्रीट करवा दें। ठीक हो गया? अब देखो अगर क्या होता है कि आपका दूसरा ये जो फिल्टर है, ये वाला फिल्टर ये खराब हो जाता है, ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो ये कैराटनीन इधर जा पाएगा? हमारे यूरिन में जा पाएगा कैराटनीन? नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि हमारा ये जो किडनी है वो उसका फंक्शन खराब हो गया है, तो वो उसको फिल्टर नहीं कर सकेगी, वो उसको फिल्टर नहीं कर सकेगी। इट मींस कि अगर आपकी जीएफआर बहुत ज्यादा लो हो जाए, अगर आपकी जीएफआर क्या हो? बहुत ज्यादा लो हो जाए, तो आपके ब्लड में कैराटनीन का लेवल बढ़ जाएगा। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको इसकी समझ नहीं लगी तो मुझे बताएं, मैं इसको रिवाइज भी करता हूँ। हमारी बॉडी में क्या होता है कि कैराटनीन बन रहा होता है। वो कैसे? जब हमारे मसल्स टूटते हैं तो उससे क्या बनता है? कैराटनीन। और हमारी बॉडी नहीं चाहती कि कैराटनीन हमारी बॉडी के अंदर रहे, क्योंकि कैराटनीन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो अल्लाह पाक ने क्या रखा? किडनीज रखी। किडनीज ने क्या किया कि इस कैराटनीन को एक्सक्रीट करवा दिया यूरिन में। लेकिन क्या हो कि अगर हमारा दूसरा किडनी का फंक्शन नॉर्मल ना हो, हमारा जीएफआर कम हो जाए, यानी कि ये जो फिल्ट्रेशन है इधर से हो रही वो क्या हो? कम हो जाए, तो हमारे जो ब्लड में है जाहिर सी बात है कैराटनीन बढ़ जाएगा। तो जीएफआर जब इधर पहुंची 50 के लेवल पे, तो हमारे पास क्या हुआ कि दूसरा बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया कैराटनीन ब्लड में। इट मींस अब इसका क्या मतलब है कि नॉर्मली क्या होता है कि दूसरा अगर जीएफआर कम हो भी जाए, यानी कि इधर से फिल्ट्रेशन जो है ना वो हाफ हो जाए, तब तक भी हमारे ब्लड में कैराटनीन नहीं बढ़ता। लेकिन क्या होता है कि एक कह लो कि दूसरा किडनी की भी क्या होती है? ताकत होती है। जब उससे भी कम हो जाए ना दूसरा कैराटनीन, तो फिर क्या होता है कि हमारी ब्लड में कैराटनीन बढ़ जाता है। इस चीज को मैं दोबारा बताता हूँ क्या होता है कि हमारा जो कैराटीन है वो किस पे, जो ये जो हमारा क्या है ब्लड है, ठीक है, ब्लड में जो कैराटीन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इधर से कितनी फिल्ट्रेशन हो रही है? जीएफआर पे। जाहिर सी बात है अगर ज्यादा जीएफआर होगा तो ज्यादा इधर से फिल्टर होके यूरिन में चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर जीएफआर बहुत ज्यादा कम हो जाए, नॉर्मल हमारे पास जीएफआर कितना होता है? 100। ठीक है? तो 100 जब जीएफआर होगा तो हमारा जो कैराटीन होता है ब्लड में, यानी कि इधर ब्लड में जो कैराटीन होता है वो तकरीबन 0.8 होता है, यानी कि बिल्कुल मिनिमल होता है। ठीक है?
लेकिन क्या हुआ कि एक बंदे को कोई मसला हो गया, उसकी जीएफआर यानी कि इधर से फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही, उसकी जीएफआर कितनी हो गई है 50। तो इधर तक भी क्या करती है कि बॉडी, ये जो किडनी है वो कंपनसेट करती है, ब्लड में कैराटिनिन के लेवल को नहीं बढ़ने देती, वो इतने तक ही रखती है। लेकिन जब 50 से भी लेवल, फॉर एग्जांपल कहता हूं मैं कि हमारे पास जीएफआर कितना हो गया 40, यानी कि इधर से जो फिल्ट्रेशन हो रही है वो कितनी हो रही है 40 ml/मिनट। ठीक है, तो इस वक्त क्या होगा कि हमारा ये जो कैराटिनिन है वो इधर से फिल्टर होके बहुत ज्यादा कम आ रहा है, तो इट मींस कि हमारे ब्लड में क्या है कि कैराटिनिन का लेवल राइज कर जाएगा। वही उसने पैराग्राफ में दिखाया है कि जब आपकी जीएफआर क्या होती है 40 तक आ जाती है या बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो आपके ब्लड में प्लाज्मा में क्या होता है कि कैराटिनिन का लेवल ये देखो कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो बंदे होते हैं ना डायलिसिस पे, आप जब उनकी रिपोर्ट देखोगे तो उनका कैराटिनिन आपको मिलेगा 4 से भी ज्यादा। ठीक है, यानी कि अगर आपके ब्लड में 4 से ज्यादा हो जाए ना, 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या है कि डायलिसिस करनी पड़ती है। इट मींस कि आपकी किडनी बिल्कुल अब काम नहीं कर रही, वो कैराटिनिन को रिमूव नहीं कर रही, तो फिर उस बंदे की क्या करनी पड़ती है, डायलिसिस। ठीक है, हमारे पास देखो ये जो सारी चीजें थी ना, ये वाली मैयर करनी, ये वाली सारी चीजें मैयर करनी बड़ी मुश्किल है। तो हमने क्या किया कि एक आसान तरीका ढूंढा। किसको मैयर करने के लिए, जीएफआर को मैयर करने के लिए हमने क्या एक आसान तरीका ढूंढा। वो क्या है, वो हमारे पास होता है, आप इसमें फार्मूला हमारे पास है U V/P। ठीक है, इसमें क्या किया कि उसने बंदे को इंजेक्ट किया इनोलिन। इनोलिन एक सब्सटेंस होता है, उसका मैं आपको इधर बताता हूं कि इनोलिन में क्या होता है हमारे पास। देखें, इनोलिन, मैंने बंदे को क्या दिया, इनोलिन, तो इट मींस कि वो जो इनोलिन है वो क्या होगा, इधर आ जाएगा ना, उसके ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड से होता हुआ इधर मतलब किडनी में पहुंच गया है। तो वो जो इनोलिन इधर आएगा ना, वो इधर से क्या होगा, फिल्टर होके इधर आ जाएगा हमारे पास बोमेन स्पेस में, और ये जो जितना भी इनोलिन इधर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास यूरिन में चला जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि जीएफआर को मैयर करने के लिए बंदे को क्या लगाया, इनोलिन का इंजेक्शन लगाया। वो इनोलिन क्या किया, किडनी में गया, किडनी से फिल्टर हुआ, और फिल्टर होके क्या है कि हमारे यूरिन में चला गया। तो अब हम इससे जीएफआर कैसे मैयर करेंगे, ना ही वो इधर से रीएब्जॉर्ब हुआ और ना ही इधर से क्या हुआ, सेक्रीट हुआ। ठीक है, तो इनोलिन हम क्या करेंगे, अब जीएफआर को मैयर करने के लिए क्या करेंगे, हम यूरिन में उसकी कंसंट्रेशन चेक कर लेंगे, हम प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन चेक कर लेंगे, और हमारा जो यूरिन फ्लो पर मिनट है ना उसको चेक कर लेंगे। तो यही हमारे पास फार्मूला है UVP, यानी कि यूरिन में आपने इनोलिन की कंसंट्रेशन चेक कर ली, और उसके बाद क्या हुआ कि प्लाज्मा में इनोलिन की कंसंट्रेशन चेक कर ली, और क्या हुआ कि आपने दूसरा V से क्या बन गया, यूरिन फ्लो रेट, यानी कि आपके पास यूरिन कितना जा रहा है पर मिनट में, बाहर यूरिन कितना निकल रहा है। तो इसको मेजर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने बंदे को इंजेक्शन लगाना है इनोलिन का, ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि कुछ देर के बाद, मतलब आफ्टर 24 आवर्स, आपने क्या करना है कि उसके कंसंट्रेशन चेक करनी है यूरिन में, कि यूरिन में इनोलिन की कंसंट्रेशन कितनी है। उसके बाद उसके ब्लड में आपने उसकी कंसंट्रेशन चेक करनी है इनोलिन की। देन क्या करना है कि उस बंदे को कहना है कि तुमने 24 घंटे अपना यूरिन एक बैग में कलेक्ट करते रहना है, जब भी यूरिन आए तो उस बैग में जाके कर दो। तो आपने क्या करना है कि वो बैग का में चेक कर लेना है कि कितना यूरिन है, उसको फिर आपने दूसरा पर मिनट में चेक कर लेना है कि इसको 1 मिनट में कितना यूरिन आया था। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीएफआर। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हम जीएफआर को मैयर करने के लिए क्या यूज करते हैं, इनोलिन। ठीक है जी, दिस इज एमसीक्यूज कि हम जीएफआर को मैयर करने के लिए क्या करते हैं, इनोलिन का यूज करते हैं। यही उसने लिखा हुआ है कि इनोलिन क्लियरेंस कैन बी यूज टू कैलकुलेट जीएफआर बिकॉज इट इज फ्रीली फिल्टर्ड एंड इज नेदर रीअब्सॉर्ब्ड नॉर एक्सक्रीटेड। ये चीज मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये जो इनोलिन होता है ना, जो आएगा इधर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इधर इसके क्या आए, 100 मॉलिक्यूल आए। ठीक है, तो इधर से कितने हो गए फिल्टर, मैं कहता हूं कि 50 फिल्टर हो गए, और 50 इधर ब्लड में ही रहे। तो ये जो फिल्टर होंगे ना, ये सारे क्या है कि यूरिन में चली जाएंगे, ना कुछ इधर रीअब्सॉर्ब होगा और ना हमारा ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से इनोलिन सेक्रीट होगा। तो जितना भी आएगा हमारे पास इनोलिन, वो क्या है कि यूरिन में चला जाएगा। इट मींस कि इट इज फ्रीली फिल्टर्ड, नोर रीअब्सॉर्ब्ड, नोर सेक्रीटेड। ठीक हो गया, तो यही चीज उसने हमारे इस पैराग्राफ में लिखी हुई है कि इनोलिन क्लियरेंस कैन बी यूज टू कैलकुलेट जीएफआर बिकॉज इट इज फ्रीली फिल्टर्ड, नेदर रीअब्सॉर्ब्ड नोर सेक्रीटेड। ठीक हो गया कि
देखो ना, इनोलिन तो ठीक हो गया। इनोलिन अगर आपके पास एमसीक्यूज आए ना कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है जीएफआर को मेजर करने के लिए, तो आपने आंसर लगाना है इनोलिन। ठीक है। अगर आपके पास आए कि क्लिनिकली हम किसको यूज करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं कैराटिनिन को। कैराटिनिन क्या था? मसल वेस्ट था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैराटिनिन को हम क्यों यूज करते हैं। देखो, इनोलिन के लिए तो हमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ना, बंदे को दर्द दर्द भी होगा, बहुत सारे मसले मसाइल भी होंगे। लेकिन हम क्या है कि कैराटिनिन को यूज करते हैं। अब कैराटिनिन क्या करता है? कैराटिनिन का भी सेम ही सीन है। वो क्या होगा, इधर फॉर एग्जांपल आएगा, इधर आएगा जी जनाब कैराटिनिन। कैराटिनिन तो हमारे नॉर्मली ब्लड में होता है, जब मसल्स टूटते हैं तो कैराटिनिन बनता है। कैराटिनिन इधर आ गया, इधर से क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसके कितने आए हैं जनाब, 100 मॉलिक्यूल आए हैं कैराटिनिन के, तो वो इधर से क्या हो जाएगा, 50 फिल्टर हो जाएंगे। इट मीन्स के ये जो हमारी इफरेंट में कितने बच जाएंगे, 50। 100 आए ना, 50 फिल्टर हो गए, जो ब्लड में बच गए वो कितने हैं, 50। ठीक है। तो क्या होगा, बल्कि नहीं, मैं इसको करता हूँ जनाब 50 नहीं, हम इसके लिए कर लेते हैं तकरीबन 95। 100 आए, उसमें से क्या हुआ कि तकरीबन जो हमारे 95 मालिक्यूल्स थे ना, वो इधर फ्रीली फिल्टर हो गए। और इन्होंने आगे क्या है कि हमारे पास यूरिन में चले जाना है। देन क्या होता है कि दूसरा हमारा ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है ना, ये जो इधर फॉर एग्जांपल 5 कैराटिनिन के मॉलिक्यूल बच गए हैं, तो इसमें से तकरीबन कह लो कि तकरीबन 2 इधर से सक्रीट हो जाएंगे। तो ये सारे मिल मिला के क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सक्रीट हो जाएगा। तो देखो, ये जो हमारा कैराटिनिन है ये रीएब्जॉर्ब हुआ नहीं, हुआ ना, फिल्टर हो गया। ठीक है। और क्या है कि इसके लिए 2 मॉलिक्यूल दोबारा क्या हुए, इसके सक्रीट हुए, तो ये हमारे पास क्या होता है, मिनिमल। तो इसको हम क्या क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट। तो कैराटिनिन के लिए भी हम यही टर्म यूज कर सकते हैं कि इट इज फ्रीली फिल्टर्ड, नोर रीअब्सॉर्ब नोर सेक्रेटेड। ऐसे ही है ना। तो यही कि हम कैराटिनिन के लिए क्या करते हैं कि जीएफआर चेक करने के लिए कैराटिनिन को यूज कर लेते हैं। तो इस बंदे की जीएफआर कैसे चेक करेंगे, हम उसी फार्मूले में क्या करेंगे, कैराटिनिन की कंसंट्रेशन डालेंगे जो ब्लड में है, उस ब्लड वाली कंसंट्रेशन डालेंगे, ये वाला जो फार्मूला है ना हमारे पास, ये वाला, इसमें कैराटिनिन की कंसंट्रेशन ब्लड में डालेंगे और दूसरा यूरिन वाली डालेंगे। और क्या है कि हमारे पास प्लाज्मा में जो कैराटिनिन की कंसंट्रेशन होगी वो इधर डालेंगे। और जो उसका यूरिन फ्लो रेट है, मतलब कितना यूरिन आ रहा है उसको पर मिनट, वो डालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा जीएफआर निकल के आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो हम क्या करते हैं, क्लिनिकली कैराटिनिन क्लियरेंस को यूज कर रहे होते हैं। क्लिनिकली क्या है कि हम कैराटिनिन क्लियरेंस इज एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ जीएफआर। अप्रोक्सीमेट का वर्ड उसने इसी वजह से यूज किया है कि ये क्या है कि थोड़ा बहुत इधर से सक्रीट हो रहा होता है। ये क्या है कि इधर से थोड़ा बहुत सक्रीट, मतलब मैंने कहा कि 2 मॉलिक्यूल इधर से सक्रीट हो रहे होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से उसने कहा कि अप्रोक्सीमेट। दूसरा वो जो था ना हमारा क्या कहते हैं, इनोलिन, वो इधर से सक्रीट नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सक्रीट हो रहा था। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा बहुत सक्रीट हो रहा है, तो इस वजह से उसने क्या कहा है कि अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ जीएफआर। और ये क्या करता है, एंड दिस इज यू वर्ड एमसीक्यूज, कि ये क्या करता है, स्लाइटली ओवर एस्टिमेट कर देता है जीएफआर को, बिकॉज कैराटिनिन इज मॉडरेटली सेक्रेटेड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। ये जो मैंने आपको बताई है कि कैराटिनिन को क्या होता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इधर से जितना आएगा मोस्ट ऑफ द इधर फिल्टर हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि कुछ जो होगा ना कैराटिनिन, वो इधर से सेक्रीट भी होगा। वही उसने बात की हुई है कि हमारे पास जो कैराटिनिन है ना, स्लाइटली ओवर एस्टिमेट करता है जीएफआर को, बिकॉज कैराटिनिन इज मॉडरेटली फिल्टर्ड बाय मॉडरेटली सेक्रेटेड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। ये देखो इधर से क्या है कि रीनल ट्यूब्यूल से थोड़ा बहुत ये क्या है कि सेक्रेट हो रहा है, और फिर आगे इसने यूरिन में चले जाना है इस चीज की। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और सारे मतलब इसको पढ़ते हैं, ताकि आपका मजीद इसका इसमें कंसेप्ट क्लियर हो। देखो, मैंने क्या कहा था कि इधर से क्या हो रहा था, हमारा ब्लड वगैरह सारा आ रहा था। ठीक है। तो अगर देखो इधर से अगर ज्यादा ब्लड आए, तो ये जो ब्लड आ रहा था इसको हम कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसको हम क्या कहते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो, आरपीएफ, या हम इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो भी टर्म यूज करते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा किडनी के अंदर ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्ट्यूल से, हमारे जो ग्लोमेरुलस में ब्लड आ रहा है, इसका हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक हो गया जी। अब देखो अगर ये इधर ज्यादा ब्लड आएगा, फॉर एग्जाम्पल इधर क्या है कि, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इधर ज्यादा ब्लड आएगा तो इधर से क्या है कि जारी सी बात है ज्यादा फिल्टर होगा। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पाइप है, पाइप में क्या है कि थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है। जब थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है तो सुराखों से पानी भी थोड़ा थोड़ा निकलेगा। अब देखो एक पाइप है, उसमें बहुत ज्यादा तेजी से पानी जा रहा है। ठीक है। तो उसमें सुराख है, तो उसमें ज्यादा पानी निकलेगा ना। तो यही काम हो रहा है कि अगर इधर ज्यादा ब्लड आएगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा इधर फिल्टर होगा ना, मतलब फ्लूइड वगैरह जो है हमारा प्लाज्मा इधर ज्यादा फिल्टर होगा। ऐसा ही है ना। तो यही चीज हमारी इधर लिखी हुई है
कि जब हमारे पास क्या होता है कि एफरेंट आर्टरियूल्स जो होते हैं हमारे वो डायलेट करते हैं तो हमारे पास जीएफआर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर क्या हो फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे एफरेंट आर्टरियूल्स की डायलेशन बेसिकली कौन करवा रहा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स अब क्या होते हैं, ये जो उसने लिखा हुआ है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करवा रहे होते हैं, एफरेंट आर्टरियोल की डायलेशन करवा रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो था, इधर रीनल प्लाज्मा फ्लो वो क्या हुआ, बढ़ गया। ये देखो उसने लिखा हुआ है रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ा, जिसकी वजह से जीएफआर बढ़ गया। ठीक हो गया। तो अब हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में आप आगे मतलब काफी जगहों पे सुनोगे। ये समझो मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं। इनका जो दूसरा क्या कहते हैं बॉडी में काम है ना, वो एज अ मैसेंजर काम करना है। इधर ये क्या मैसेज देंगे कि मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे, एफरेंट आर्टरियोल्स को डायलेट करवा देंगे। अब देखो हमारा हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिकली अगर हम ड्रग्स बंदे को देते हैं एनएसएड्स, एनएसएड्स में हमारी कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, हमारी आइबुप्रोफेन वगैरह आ जाती है, डाइक्लो वगैरह आ जाती है। तो ये सारी बहुत कॉमनली यूज होती हैं। अगर आपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की है तो आप डाइक्लो बहुत यूज करते हो, और ब्रूफन तो हमें पता ही है कि हम ब्रूफन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर आप बंदे को एनएसएड्स देते हो तो वो क्या करता है कि इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देता है। इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को जब इनहिबिट करेगा तो देखो ये जो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एफरेंट आर्टियूल्स को डायलेट करवा रहे थे, ये करवाएंगे नहीं करवाएंगे, ऐसे ही है ना। तो जब देखो ये इसको एफरेंट आर्टियोल को डायलेट नहीं करवाएंगे तो हमारा जो आरबीएफ था यानी कि रीनल प्लाज्मा फ्लो था, वो क्या हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा। इट मींस कि जब हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा तो हमारी जीएफआर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो यही उसने लिखा हुआ है कि क्या होता है कि अगर एफरेंट आर्ट्रियोल की क्या हो, कॉन्स्ट्रिक्शन हो, तो क्या होता है हमारे पास, जाहिर सी बात है मैंने पाइप को तंग कर दिया तो कम ब्लड आएगा। तो इट मींस कि हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो, जो किडनी की तरफ प्लाज्मा ब्लड आ रहा है, वो कम हो जाएगा। और क्या है कि जिसकी वजह से हमारे पास, जाहिर सी बात है अगर इधर कम ब्लड आ रहा है तो इधर कम ही फिल्टर होगा, तो हमारे पास जीएफआर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन उसने हमारे पास एक टर्म यूज किया, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होती है, ये बस सिंपल है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है कि कितने परसेंट इधर से, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि फॉर एग्जांपल हम इमेजिन कर लेते हैं, इधर क्या है कि 100 कोई भी चीज है 100 ml आ रही है, ठीक है, और इसमें से फिल्टर कितनी हो रही है जनाब, 20 फिल्टर हो रही है और 80 इसके अंदर ही रह रही है। इट मीन्स के हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितनी आ गई, 20%। ऐसा ही है ना। तो बस यही उसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो अमाउंट आ रही हो उसमें से कितनी फिल्टर होती है, उसको हम क्या देते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो ये उसने कैसे किया, हमारी जीएफआर को डिवाइड कर दिया रीनल प्लाज्मा फ्लो पे। ये जो हमारे दूसरा जीएफआर हमने निकाली थी ना, उसको उसने किस पे डिवाइड कर दिया, रीनल प्लाज्मा फ्लो पे। तो हमारे पास क्या आ जाती है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अब देखो ये हम वैल्यूज लेते हैं जीएफआर अपॉन एफरेंट आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन के लिए, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का, इज इक्वल टू जीएफआर अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब देखो मैंने क्या किया, जीएफआर को क्या किया, कम कर दिया, रीनल प्लाज्मा फ्लो को कम कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पहले जीएफआर कितनी थी हमारे पास, दूसरा 100 थी, अब कितनी हो गई है जनाब, 90 हो गई है। और पहले हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना था हमारे पास, ये भी कह लो कि जनाब 100 ही था, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये भी 10 कम कर दो, ये भी 90 हो गया। तो देखो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसी वजह से इसमें क्या होगा कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि नोमिनेटर ये क्या होता है, नोमिनेटर ये होता है डिनोमिनेटर, तो ये दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया जी। देन अब देखते हैं कि अगर मैं क्या करता हूं, हमारे पास ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये वाला जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है हमारे पास, इफरेंट आर्ट्रियोल। मैं क्या करता हूं कि अगर इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता हूं, देखो अगर मैं एक पाइप है और उसके आगे जो जाने का रास्ता है उसको आगे से मैं पकड़ लेता हूं, तो पीछे क्या है कि फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा ना। इट मींस कि अगर मैंने इधर से क्या किया है, पिंच किया है, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया है, तो इधर क्या हो जाएगा, फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। जब इधर दूसरा फ्लूइड इंक्रीज करेगा, इट मींस के इधर क्या है कि ये हमारे पास जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो आपको पता है कि जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता होता है तो वो क्या चाहता है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड क्या आए, इधर आए, बाहर बोमेन स्पेस में आए। तो इट मींस कि इस बंदे में क्या हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगी। तो ये देखो वही उसने लिखा हुआ है कि जब हम इफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो हमारे पास जीएफआर जो होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अब देखो इधर से मैंने क्या किया हुआ है, कंस्ट्रिक्ट किया हुआ है, यानी कि जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। तो इधर से जो ब्लड आएगा वो ज्यादा आएगा या कम आएगा, जाहिर सी बात है कम आएगा, क्योंकि आगे से रास्ता क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है।
आगे से रास्ता खुला होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा। अगर आगे से रास्ता कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा तो हमारे पास क्या है कि पीछे से जो ब्लड आ रहा है वो भी कम ही आएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब हम इसी दूसरा डालते हैं इक्वेशन में, ऊपर वाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नीचे वाला क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारी ये जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बस मतलब मैथ का रूल है, आपको पता है ना, कि अगर ऊपर वाला नोमिनेटर बढ़ जाए और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिक्रीज हो जाए, तो हमारे पास ये जो चीज होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन है ये हो कब रही होती है, इसको हम देखते हैं कि इफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट कब कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास होता है एंजियोटेंसिन 2, ये हम पढ़ेंगे रास सिस्टम में, मतलब रास, बल्कि मैं ये वाला जो एफरेंट आर्टियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन वाला कंसेप्ट है ना आपको उधर ही समझाऊंगा, रास सिस्टम। जब हम पढ़ेंगे ना रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 बन रहा होता है, वो क्या करवाता है हमारे पास इस एफरेंट आर्टियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जीएफआर बढ़ जाती है। ये आपको एमसीक्यूज में आता हुआ होता है, लेकिन ये मैं उधर भी आपका रिपीट करवाऊंगा। लेकिन इस बंदे को, जो हाइपरटेंशन वाले बंदे होते हैं ना, उनको हम ये एस इनहिबिटर्स देते होते हैं। वो क्या करते हैं कि इस एंजियोटेंसिन 2 को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एफरेंट आर्टरियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती और ज्यादा से ज्यादा ब्लड जल्दी इधर से गुजर जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जीएफआर जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन ये वाला कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में दूसरा ये रास सिस्टम के साथ अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अब मैं अब इधर एक चीज मिस कर गया कि ये जो एनएसएड्स थे, मैंने तो आपको कहा कि जब आप बंदे को दोगे तो उसकी जीएफआर कम हो जाएगी। इट मींस कि जब हम ये एनएसएड्स लेते हैं तो हमारी जीएफआर कम हो जाएगी, हमारी तो किडनीज डैमेज हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ मतलब क्या है कि हमारे जो जिस बंदे के पहले ही किडनी फेलियर है, जब आप उसको एनएसएड्स दोगे ना तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम बनेगा। इट मींस कि अगर आपके पास किडनी फेलियर वाला बंदा है तो उसको आपने एनएसएड्स यानी कि आइबुप्रोफेन डाइक्लो वगैरह क्या करनी है, उसको नहीं देनी, क्योंकि उसका पहले ही किडनी डैमेज है, ऊपर से आप और एफरेंट आर्टियोल की क्या करवा रहे हो, कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे हो। तो इससे कम ब्लड जाएगा, कम फिल्ट्रेशन होगी। जब कम फिल्ट्रेशन होगी तो उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट कैराटीन वगैरह बिल्डअप हो जाएंगे, तो उस बंदे को क्या होगा, और ज्यादा नुकसान होगा, उसमें फ्लूइड वगैरह भी बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो उसका रीनल फेलियर मजीद वर्स हो जाएगा, और ये फ्लूइड वगैरह बिल्डअप होने की वजह से मे भी उसको साथ में हार्ट फेलियर हो जाए। तो ये आपने चीज याद रखनी है। देन आ गया कि अगर मैं क्या करूं, प्लाज्मा प्रोटीन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं। प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास मेनली कौन सी थी, एल्ब्यूमिन। अब देखो ये एल्ब्यूमिन क्या बना रही थी, ऑनकोटिक प्रेशर बना रही थी। ये क्या करती थी कि हमारे पास इसको फ्लूइड को लव करती थी, ये वाटर को बाहर नहीं जाने देती थी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ये वाला प्रेशर है ये बढ़ जाएगा। इट मींस कि ये नहीं चाहेगा कि फ्लूइड इससे बाहर जाए। अब देखो ये नहीं चाह रहा कि फ्लूइड इससे बाहर जाए, तो जीएफआर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी कि इधर से फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब जब दूसरा इधर क्या होगा, हमारे पास से प्लाज्मा प्रोटीन्स बढ़ेंगी, यानी कि अगर एल्ब्यूमिन वगैरह बढ़ जाता है तो इसका क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ऑनकोटिक प्रेशर इधर बढ़ जाएगा तो हमारी जो जीएफआर यानी कि इधर जो फिल्ट्रेशन हो रही थी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। तो यही उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास जब प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं वो बढ़ती होती हैं तो हमारे पास जीएफआर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है, यानी कि ये जो इधर ब्लड आ रहा था, इस पे कोई खास फर्क नहीं ना पड़ता, क्योंकि हमारा पाइप तो बिल्कुल ठीक है। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम इस इक्वेशन में जब जीएफआर को कम करेंगे तो हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, नीचे वाले को कांस्टेंट रखा, ऊपर वाले को कम कर दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम हो गई। देन आ गया हमारे पास, हाँ गुड हो गया, डिक्रीज डिक्रीज गुड हो गया जी। देन आ गया हमारे पास कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो है वो इधर डिक्रीज कर जाए। अब देखो इधर क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रोटीन थी, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो क्या करती थी, फ्लूइड को लव करती थी, वही कम हो गई हैं। तो फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा इधर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा ना, ऐसा ही है कि नहीं। मींस के हमारा ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है इसका जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जीएफआर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस चीज की समझ लग गई है ना। और देखो रीनल प्लाज्मा फ्लो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो तो सेम का सेम रहेगा ना, क्योंकि हमारे ये जो पाइप है वो तो ठीक रह रहे हैं ना। सिर्फ ये क्या है कि प्रोटीन्स में मसला आ रहा है। तो इस बंदे में क्या होगा, हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास इधर, बढ़ जाएगी। ये मतलब देखो ना, मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया, जीएफआर क्या हुई, इंक्रीज हुई, नीचे वाला कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देन आ गया, हाँ अब ये वाला एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर।
इसको मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर से आगे क्या होता है, हमारे पास यूरिटर ही होती है ना, मतलब जो किडनी से बाहर निकल रही होती है वो क्या होती है, यूरिटर ही होती है। और दरम्यान में पीसीटी वगैरह वो सारी चीजें तो आती हैं, लेकिन जो आगे यूरिटर ही होती है। तो अब क्या है कि मैंने इधर से ना यूरिटर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, इट मीन्स कि यूरिन इधर नहीं जा पाएगा। यूरिन इधर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा कि यूरिन इधर बिल्डअप होगा, इधर बिल्डअप होगा और इधर बिल्डअप होगा। इट मीन्स कि इधर फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ये जो बोमेन स्पेस है, इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसकी वजह से होता था, फ्लूइड की वजह से। तो देखो इधर फ्लूइड इंक्रीज कर गया, इधर फ्लूइड क्या हुआ है, इंक्रीज कर गया। तो इसकी वजह से हमारी जीएफआर पे क्या फर्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है हमारी जीएफआर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि ये जो फोर्स थी हमारे पास, जो बाहर वाली फोर्स थी वो क्या होगी, बढ़ गई। ठीक हो गया। तो इस बंदे में क्या होगा, जिसमें कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरिटर होगी, तो उसमें क्या है कि हमारे पास यूरिन इधर बिल्डअप करेगा, ये यूरिन बिल्डअप करेगा, इसी तरह बोमेन स्पेस में भी बिल्डअप करेगा। वो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बोमेन स्पेस का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जब इधर का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये फोर्स क्या चाह रही थी कि फ्लूइड क्या रहे, कैपिलरी के अंदर ही रहे। तो इस वजह से इस बंदे में क्या होता है, जीएफआर कम हो जाती है, जिस वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इसमें क्या हो जाएगी, हमारे पास ये कम हो जाएगी। ठीक है। देन लास्ट वाला आ गया हमारे पास, अगर बंदे को क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी बहुत वो कम पी रहा है, या उसको वॉमिट हो गई या डायरिया हो गया, आपको हिस्ट्री में वॉमिट या वो डायरिया देगा, तो उसमें क्या होगा। अब देखो ये आप लोग मतलब खुद भी सोच सकते हो। अगर बंदे को वॉमिट डायरिया हुआ है या डिहाइड्रेशन उसकी वजह से हुई है, तो क्या होगा, हमारा ये जो रीनल ब्लड फ्लो था, प्लाज्मा फ्लो था, इसमें क्या है, वाटर भी होता था ना। तो हमारी बॉडी में क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। तो ये जो हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो है ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ऐसे ही है ना। तो ये देखो वही उसने लिखा हुआ है कि हमारा जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जब देखो जाहिर सी बात है, अगर इधर कम फ्लूइड आएगा तो कम फिल्टर होगा, तो हमारी जीएफआर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारा जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगी। वो कैसे, अब ये देखो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू जीएफआर। जीएफआर क्या है कि हमारे पास डिक्रीज कर रही है, और क्या हुआ है कि हमारे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो नीचे वाला है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर नीचे वाला बहुत ज्यादा मतलब जो डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाए, तो क्या होता है कि हमारा ये जो आंस होता है वो इंक्रीज कर जाता होता है। ऐसे ही है ना। यार ये तो मैथ का रूल है, मतलब अब इसमें तो कोई खास समझाने वाली बात ही नहीं है। मैथ का रूल है कि अगर नीचे वाला बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये जो जो आंसर होता है हमारे पास वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्या लो के टॉपिक है ये अब हम आ जाते हैं जनाब ये रीनल क्लियरेंस पे। रीनल क्लियरेंस पे ठीक है, कि ये रीनल क्लियरेंस क्या होती है, मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि हमारा ब्लड इधर से आता है। ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, वेस्ट भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि इधर 500 ml ब्लड आया है, और इसमें क्या है कि जनाब 50, हाँ कह लो कि 50 जो है ना वो इनोलिन के यूनिट्स हैं, या 50 इनोलिन के मालिक्यूल्स हैं। उसमें से कितने फिल्टर हो गए, वो मैं कहता हूं कि जनाब 30 फिल्टर हो गए इधर आ गए, और इधर से फिल्टर होके क्या वो चले गए यूरिन में। ऐसे ही है ना। हमारे पास क्या था कि 500 ml ब्लड क्या आया, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर आया। उसके अंदर दूसरा जो यूनिट्स थे इनोलिन के वो कितने थे, 50। 50 में से 30 फिल्टर हुए, मतलब 20 इसके अंदर ही बच गए ये इफरेंट आर्ट्रियोल में। तो वो क्या हुआ कि वो हमारे पास 30 जो थे आए वो सारे यूरिन में चले गए, इधर कोई भी रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, और ना ही हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ने कुछ सेक्रीट किया। ठीक हो गया। तो अब हम इसको कहते हैं रीनल क्लियरेंस। यानी कि ये जो 500 ml ब्लड ब्लड है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया इनोलिन से। इनोलिन के कितने, 30 मालिक्यूल से। तो वही उसने कहा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ, यही कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर्ड इन द यूरिन पर यूनिट टाइम। यानी कि पर यूनिट टाइम में कोई जो सब्सटेंस उसमें से क्लियर हो रहा है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल इनोलिन था, तो इसके 30 मॉलिक्यूल्स अगर क्लियर हुए हैं, जितने वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, यानी कि इतने वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा में से क्लियर हुए हैं ना, तो उसको हमने क्या कह दिया, हमारे पास रीनल क्लियरेंस। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पैरामाइनो हिप्योरिक एसिड। फॉर एग्जांपल इधर एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका अच्छे से हो जाए। बल्कि ये देखो 500 क्या था हमारे पास, ml ब्लड ब्लड था। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि इसमें कितने थे कि जनाब, फॉर एग्जाम्पल इसमें 50 यूनिट्स थे किसके, ओए हाँ, तो हमारे पास 500 ml ब्लड था। इसमें क्या है कि 50 यूनिट्स ऑफ क्या थे, पैरामाइनो हिप्योरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो आए हमारे पास 50 यूनिट्स वो क्या हुए,
इधर क्या करेंगे, दूसरा सारे के सारे इधर आ गए, मतलब एक्सक्रीट हो गए यूरिन में, ऐसे ही है ना। तो इसको हम क्या कह देते हैं, रीनल क्लियरेंस। इट मींस कि हमारा जो 500 ml ब्लड है वो 50 दूसरा पैरामाइनो हिप्योरिक एसिड से क्लियर हो गया, तो इसको हम क्या कह देते हैं, क्लियर। यानी कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्या है, कि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, यानी कि 500 ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस, ये वाला सब्सटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया, तो उसका हम क्या कह देते हैं, रीनल क्लियरेंस। वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड पर यूनिट टाइम, तो उसका हम क्या कह देते हैं, रीनल क्लियरेंस। ठीक हो गया। इस चीज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं कि रीनल क्लियरेंस क्या होती है। बेसिकली रीनल क्लियरेंस क्या है, कि हमारा जो फ्लूइड क्लियर हो रहा है, इसको आप कैसे समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल जनाब, ये क्या है, नहीं उस एग्जांपल को छोड़ो, आप बस यही समझो कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज क्लियर्ड, तो उसको हम क्या कह देते हैं, रीनल क्लियरेंस। इस चीज में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, बल्कि हम इधर पढ़ते हैं ना, तो आपको ये मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा। अब देखो, अब हमने ना 3 सब्सटेंसेस की एग्जांपल लेनी है कि क्या क्या हो रहा होता है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर से रीड करवा देता हूँ। रीनल क्लियरेंस क्या होती है, कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर्ड इन द यूरिन पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कह देते हैं जी, रीनल क्लियरेंस। ठीक है। अब उसने ये जो है ना हमारे पास नीचे डिफरेंट दिए हुए हैं, अब हम इस चीज को समझते हैं कि ये क्या है। अब देखो, मैं कहता हूं कि कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल इधर कोई सब्सटेंस था, उसके ना 25 यूनिट्स इधर फिल्टर होके आए, और वो 25 के 25 क्या हुआ है, यूरिन में चले गए। तो ये जो फिल्टर होके आए, इसको मैं कह सकता हूँ जीएफआर, फिल्ट्रेशन रेट को ही तो हम क्या कहते थे, जीएफआर कहते थे ना। तो मैं कहता हूँ कि उसके 25 यूनिट्स एम एल पर मिनट क्या हो रहे हैं, 25 ml पर मिनट वो इधर फिल्टर होके आ रहा है, तो इसको मैंने क्या कह दिया, जीएफआर। और ये जो हमारा क्लियर हो रहा होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, रीनल क्लियरेंस। इट मीन्स के वो 25 के 25 क्या करे, चले गए यूरिन में, इट मीन्स के इसका क्या होगा, जीएफआर वुड बी इक्वल टू क्लियरेंस, ऐसे ही है ना। तो ये अभी तो हमने सब्सटेंस पढ़ा है एक, इनोलिन। इनोलिन क्या होता था, हमारे पास जो इधर फिल्टर होके आता था, फॉर एग्जांपल इधर क्या होते थे, फॉर एग्जांपल इसके 50 थे, 50 में से जो भी फिल्टर होके उसकी अमाउंट आती थी ना, वो क्या करती थी, यूरिन में चली जाती थी। इट मींस के उसकी जो क्लियरेंस है वो इज इक्वल टू है जीएफआर, यानी कि वो जितना फिल्टर हुआ वो यूरिन में चला गया, ना वो रीअब्सॉर्ब हुआ और ना ही वो सेक्रीट हुआ। ठीक हो गया। तो यही उसने लिखा हुआ है कि अगर क्या हो हमारे पास सी एक्स, यानी कि क्लियरेंस वुड बी इक्वल टू जी एफ आर, तो नो 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 नेट सेक्रीशन एंड नो नेट रीअब्जॉर्प्शन, ये वाली चीज जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्या हो क्लियरेंस हो जीएफआर के बराबर, तो हमारे पास क्या होती है, ना सेक्रीशन हो रही होती है, ना रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो ये आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 25 यूनिट्स थे ना इनोलिन के, वो फिल्टर होके आए, तो वो क्या हुआ कि ना रीअब्जॉर्ब हुआ, ना हमारी किडनी ने उसको सेक्रीट किया, तो वो सारे के सारा यूरिन में चला गया। इट मींस कि उसकी जीएफआर वुड बी इक्वल टू क्लियरेंस। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं कि हम कोई और मालिक्यूल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जनाब पी ए एच, पैरामाइनो हिप्योरिक एसिड, पी ए एच। उसके क्या आता है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें 100 यूनिट्स थे। ठीक है, 100 यूनिट्स में से 20 इधर फिल्टर हो गए, बाकी इधर कितने बच गए, 80। ठीक है, मतलब इधर से जो चीजें फिल्टर हो जाती हैं वो इधर आ जाती है ना, और बाकी जो नहीं होती वो वेसल के अंदर ही रहती हैं। तो हमारी जो इफरेंट आर्टिकल थी उसमें क्या हो गई, इधर 80। और ये जब 80 इधर पहुंचे ना, तो हमारी किडनी ने क्या किया, इसको इधर सक्रीट कर दिया, इसको क्या किया, इधर सक्रीट कर दिया। तो सक्रीट करके हमारे दूसरा जो यूरिन में चले गए वो कितने हुए, 100। ऐसे ही है ना। तो इसकी क्लियरेंस क्या है, 100 है, जबकि इसका जीएफआर क्या है, हमारे पास 20 है। इट मींस कि इसमें क्या हो रही है, नेट सेक्रीशन हो रही है। तो यही उसने लिखा हुआ है कि अगर क्या हो हमारे पास, ये इधर कहाँ गया, हाँ, अगर क्या हो कि हमारे पास जीएफआर हो और दूसरा क्लियरेंस ज्यादा हो, जबकि जीएफआर कम हो, तो उसमें क्या हो रही है, नेट ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। उसने मतलब कोई भी सब्सटेंस का है, अगर क्या हो कि उसमें हमारे पास ये देखे ना कि इसकी फिल्ट्रेशन तो 20 थी, लेकिन क्या है कि सेक्रीशन 100 है और एक्सक्रीशन 100 है, मतलब यूरिन में इसके 100 मालिक्यूल गए हैं। वो कैसे गए हैं कि हमारी जो इधर बचा कुछ आया था ना पेरिट्यूबुलर कैपरीज ने, तो पेरिट्यूबुलर कैपरीज ने क्या किया कि दोबारा क्या किया, उसको दूसरा यूरिन में फेंक दिया, सेक्रीट कर दिया, तो टोटल यानी कि 100। इट मींस कि हमारा जितना भी पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड इधर आएगा ना, जितना भी हमारा पीएएच दूसरा किडनी के अंदर
इंटर करेगा वो सारे का सारा यूरिन में चला जाएगा। और ये वो वाहिद मालिक्यूल है कि जिसका जितना भी मतलब इंटर करेगा ना वो सारे का सारा यूरिन में चला जाता है। और हम इसी सब्सटेंस को पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड को यूज करते हैं इसके लिए, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए। ये देखो उसने लिखा हुआ है कि पीईएच की क्लियरेंस के हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करते हैं। ठीक हो गया। बल्कि हम इसको अभी साथ में ही पढ़ लेते हैं कि इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग पैरामाइनो हिप्योरिक एसिड, वो आपने देख लिया। बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड सेक्रीशन, ये चीज जो उसने मैंने आपको बताई है कि बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड सेक्रीशन क्या होता है कि हमारे पास नियरली कंप्लीट एक्सक्रीशन ऑफ ऑल पीएच दैट इंटर्स द किडनी, यानी कि जो भी पीएच यानी कि इसके जो 100 मॉलिक्यूल इंटर किए थे वो क्या हुए, सारे के सारे एक्सक्रीट हो गए। कैसे एक्सक्रीट हुए, कुछ तो फिल्टर हो गए एक्सक्रीट हुए, और कुछ क्या है कि हमारे पास जो बचे थे वो क्या है कि हमारी किडनी ने सक्रीट कर दिए। तो इसकी वजह से क्या है कि जो भी हमारे पास पैरामाइनो हिप्योरिक एसिड इंटर होगा वो सारे सारा सक्रीट हो जाएगा। एंड देन व्हाट इज एमसीक्यूज इसमें, तो हम क्या करते हैं कि ये जो पीएच है पैरामाइनो हिप्योरिक एसिड, इसको यूज करते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या कि हमारे पास जो भी प्लाज्मा किडनी में आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि पीएच को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर दूसरा कैलकुलेटिंग इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो वही उसने बात की हुई है। देन ये देखो यही इसे फार्मूले में आपने, फार्मूला सबका सेम है, यू मल्टीप्लाई बाय वी अपॉन पी। तो आप क्या करोगे, यूरिन में पीएच की कंसंट्रेशन चेक कर लोगे, प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन चेक कर लोगे, और यूरिन का फ्लो चेक कर लोगे। तो जब सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो, मतलब कितना प्लाज्मा जो है ना वो किडनी के अंदर जा रहा है। और जब आपके पास इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो की मेजरमेंट आ जाएगी ना बाय यूजिंग ऑल ऑफ दिस दीज फार्मूलाज एंड दिस टेक्निक, तो उससे आप क्या है कि इफेक्टिव रीनल ब्लड फ्लो को भी मेजर कर सकते हो। इफेक्टिव रीनल ब्लड फ्लो का ये वाला फार्मूला है, आरबीएफ इज इक्वल टू आरपीएफ इंटू 1 - हिमेटोक्रीट। तो इसमें अब हिमेटोक्रीट क्या होता है, हिमेटोक्रीट ये होता है, फॉर एग्जांपल ये मैं क्या लेता हूँ, एक फ्लास्क लेता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ कि बंदे का ब्लड का सैंपल डालता हूँ। तो हमारे ब्लड में क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, ऐसे ही है ना, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लस क्या होता है उसमें, प्लाज्मा होता है। तो ब्लड सेल्स क्या है, सेल्स हैं, तो वो समझो कनकरियों की तरह क्या है कि नीचे बैठ जाएंगे। तो हमारा जो टोटल ब्लड होता है उसमें से हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, आरबीसी कितने होते हैं, 45%। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हिमेटोक्रीट, इसको हम क्या कहते हैं, हिमेटोक्रीट, यानी कि मैस ऑफ आरबीसीज, उसको हमने क्या कह दिया, हिमेटोक्रीट। तो ये मैंने टर्म आपको समझा दी। ऊपर ये क्या है कि सारा पानी वगैरह आ जाएगा ना, जो मतलब ब्लड में पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं, पानी और डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह होती हैं उसको हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मा। तो ऊपर पानी आ जाएगा, वो हमारे पास कितना होता है, 55%। तो ये आपको मतलब, अब आप हिमेटोक्रीट की वैल्यू डालोगे, रीनल प्लाज्मा फ्लो की वैल्यू इस फार्मूले से निकाल के मतलब इसमें डालोगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो। और ये इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड, हमारे इसमें एनआरई में कम ही आते होते हैं, लेकिन बुक पे लिखा हुआ है तो मैंने कहा आपको मतलब मस्ट पढ़ा दूं। देन आ गया देन, हाँ, अब हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट होती है, फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट, दोबारा किसको करूं, सादर शब्द जल्दी बताएं, दोबारा कौन सा रिपीट करूं। अच्छा, तो तब तक मैं आप लोगों को इधर एक चीज बता देता हूँ कि हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट होती है ना, अच्छा, हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट होती है, यानी कि हमारा जो हार्ट पंप कर रहा होता है टोटल ब्लड है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो 100 कर रहा है, 100 कर तो नहीं रहा होता, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 100 ml कर रहा है, तो उसमें से जो 20 ml है ना वो समझो हमारी किडनीज की तरफ आ रहा होता है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ब्लड किडनीज की तरफ आ रहा होता है। तो इसके आने का मकसद क्या होता है कि हमारी किडनीज ज्यादा से ज्यादा ब्लड को फिल्टर करें, उसमें से कैराटिनिन को रिमूव करें, नाइट्रोजीनस वेस्ट को रिमूव करें। एंड दिस इज आल्सो एमसीक्यूज, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है कि हमारे पास 20 to 25% आ रहा होता है ब्लड किडनी की तरफ, जो टोटल कार्डियक आउटपुट होती है। और ये हमारे पास एमसीक्यूज है, ये दोनों चीजें आपने अंडरलाइन कर लेनी है। और ये भी एमसीक्यूज है कि इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या करता है, अंडर एस्टिमेट करता है ट्रू रीनल प्लाज्मा फ्लो को। अब ये क्यों कर रहा है कि हमने कहा कि हमारा जो इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो है ना, अंडर एस्टिमेट करता है ट्रू रीनल प्लाज्मा फ्लो को। इसका क्या मतलब है, हमारी जो किडनी है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ तो ब्लड इधर आएगा, हम तो इसी को मेजर कर रहे हैं ना, जो इधर नेफ्रॉन्स के अंदर आ रहा है, हमारी कैपिलरीज के अंदर आ रहा है, लेकिन कुछ कहाँ जाएगा, हमारे कैल्सीज के अंदर, इधर अगर किडनी बनी हुई हो, हाँ,
तो ये देखो, हम तो बेसिकली ये जो नेफ्रॉन्स के अंदर ब्लड है ना, इसको मैं ड्रा फॉर एग्जांपल ब्लैक से यूज करता हूँ। हम मेजर कर रहे हैं जो नेफ्रॉन्स के अंदर ब्लड जा रहा है, सिर्फ उसको मेजर कर रहे हैं। लेकिन उस ब्लड का क्या, जो इधर कैल्सिस को मिल रहा है, इधर हमारे दूसरा क्या कहते हैं पेल्विस को मिल रहा है, तो जो हमारे नॉन नेफ्रॉन वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनको जो मिल रहा होता है ना ब्लड, उसकी वजह से क्या है कि हमारे पास हम जो ब्लड मेजर कर रहे होते हैं ना, यानी कि रीनल प्लाज्मा फ्लो, वो क्या होता है कि अंडर एस्टिमेट करते हैं थोड़ा बहुत। तो ये भी एमसीक्यूज है कि इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो अंडर एस्टिमेट्स ट्रू रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है, स्लाइटली। तो इसकी आप रीजन लिख लो कि सम ब्लड गोज टू नॉन ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर्स। हमने तो क्या किया, सिर्फ ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा था उसी को मेजर किया ना। जो फॉर एग्जांपल कैल्सिस को मिल रहा था, पेल्विस को मिल रहा था, वो तो हमने नहीं मेजर किया। तो इस वजह से ये क्या करता है, स्लाइटली अंडर एस्टिमेट करता है। तो क्यों, क्योंकि सम ब्लड गोज टू नॉन ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो का दूसरा सारा कंसेप्ट है। इसमें से हमारे पास ये 3 एमसीक्यूज थे, मैं उनको अंडरलाइन कर दूं। ये पैरामाइनो हिप्योरिक एसिड वाला, देन ये टोटल 20 to 25% हमारी किडनी की तरफ आ रहा होता है, और ये क्या करता है कि स्लाइटली अंडर एस्टिमेट करता है पूरे रीनल प्लाज्मा फ्लो को। देन वही हम, अब हमारा आ गया ये इसमें लास्ट वाला, क्या हो कि अगर इसी पे डायग्राम पे आते हैं हम दोबारा। अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ है कि हम कोई मालिक्यूल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि उसके इधर 100 आए, लेकिन क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल इसमें से क्या है कि 50 फिल्टर हो गए, ठीक है। और ये जो 50 फिल्टर हुए, इसमें से भी 30 क्या हुए, रीअब्सॉर्ब हो गए। तो इधर कितने जाएंगे, हमारे पास 20 जाएंगे ना, ऐसे ये मतलब इधर 50 बच गए। ये देखो हमारे पास क्या हुआ, कोई भी हम मालिक्यूल ले लेते हैं, उसके 100 यूनिट्स आए, 100 यूनिट्स में से 50 इधर बोमेन स्पेस में फिल्टर हो गए, और ये जो फिल्टर हुए उसमें से भी 30 क्या हुए, रीअब्सॉर्ब हो गए। तो इस वजह से हमारी दूसरा क्लियरेंस कितनी हुई, सिर्फ 20 की। इट मींस के जीएफआर, ये क्या हमारी जीएफआर, इट मींस के हेयर क्या होगा, जीएफआर वुड बी मोर देन किसके, रीनल क्लियरेंस के। तो यही उसने लिखा हुआ है कि अगर क्या हो, नेट रीअब्जॉर्प्शन हो, तो उसमें क्या होता है, हमारी जीएफआर ज्यादा होती है क्लियरेंस से। यही हम इधर देख लेते हैं। तो ये देखो, अगर क्या हो, क्लियरेंस लेस देन हो जीएफआर, तो क्या होती है हमारे पास, नेट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ठीक है। तो यही उसने, बाकी ये उसने हमारे पास दूसरा डिफरेंट टर्म्स लिखी हुई हैं। क्या कहते हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि सी एक्स का मतलब होता है क्लीनेस, यू एक्स का मतलब होता है यूरिन कंसंट्रेशन, और वो जो ये वाला यूवीपी, मतलब ये आपने बस खुद ही पढ़ लेना है। अब आ गया हमारा ये वाला वन ऑफ द, मतलब खैर इंपॉर्टेंट तो यू वर्ड पे सारे ही हैं। तो ये आ गया हमारा रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन, कि हमारे इसकी जो ब्लड फ्लो है ना, इसकी ऑटो रेगुलेशन कैसे हो रही होती है। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें से मुझसे ना एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो बीपी होता है वो जब ऊपर होगा या नीचे होगा तो उससे जीएफआर पे कोई फर्क पड़ेगा। तो उधर मैं इस वजह से नहीं समझा सका क्योंकि उधर मैंने आपको प्रॉपर सारी फिजियोलॉजी नहीं बताई हुई थी। लेकिन अब मैं इधर आपको बताता हूँ कि हमारा जो होता है ना, जब बीपी ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो फिर भी क्या है कि हमारी जो किडनीज होती हैं वो उसको कंट्रोल करती हैं। ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल बीपी आपका चाहे चला जाए कितने पे, 200 पे, चाहे 200 पे चला जाए और चाहे क्या है कि 80 पे चला जाए, तो इस दौरान क्या होता है कि हमारी जो किडनीज होती हैं इनको ब्लड फ्लो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है, अब हम उसको देखते हैं कि हमारा बीपी तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन क्या है कि अल्लाह पाक ने, नेचर ने मैकेनिज्म रखा हुआ है कि चाहे बीपी ऊपर हो या नीचे हो, तो हमारी किडनीज को ब्लड क्या है कि कांस्टेंट जाता रहता है। वो कांस्टेंट क्यों जाता है, क्योंकि हमारी किडनीज में क्या होती है, ऑटो रेगुलेशन। और वो ऑटो रेगुलेशन क्यों हो रही है, बेसिकली देखो, अगर मैं कहता हूँ बंदे का बीपी हो गया 200, यानी कि इधर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, यानी कि ये जो हमारी एफरेंट आर्ट्रियूल है, इधर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसकी वाल्स क्या करेंगी, स्ट्रेच करेंगी। तो जब इसकी वाल्स स्ट्रेच करती हैं, तो इसमें नेचर ने मैकेनिज्म रखा हुआ है कि ये खुद ही कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी। एफरेंट आर्ट्रियूल्स, जब बीपी ज्यादा होता है तो एफरेंट आर्ट्रियूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ताकि इधर ज्यादा ब्लड ना जाए। क्योंकि अगर इधर बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा तो ये हमारा फिल्टर जो है ना वो खराब हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा फिल्टर खराब हो। तो इस वजह से क्या है कि हमारे पास ये जो एफरेंट आर्ट्रियूल्स होंगी, जब बीपी ज्यादा होगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी। वही उसने बात लिखी हुई है कि हमारे पास अल्लाह पाक ने क्या लिखा है, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स रखे हैं। वो क्या करते हैं, मेंटेन अ कांस्टेंट रीनल ब्लड फ्लो एंड जीएफआर
टू प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम रैपिड इंक्रीज और डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन प्रेशर। रीनल परफ्यूजन, परफ्यूजन की टर्म आप जहां भी सुन लो उसका मतलब होता है कि कितना ब्लड उसकी तरफ जा रहा है। रीनल परफ्यूजन मतलब किडनी की तरफ कितना ब्लड ब्लड आ रहा है। तो नेचर ने क्या किया, मेंटेन किया बैलेंस को, कि चाहे हमारा बीपी ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन हमारी किडनी को कांस्टेंट ब्लड जाना चाहिए। वो किसकी वजह से, एक मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया मायोजेनिक, यानी कि इसमें क्या थे कि जब क्या हुआ, मसल्स स्ट्रेच हुए, ये देखो, जब क्या हुआ, मैकेनिकल एक्टिवेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स ऑफ स्ट्रेच हुए, किसके, एफरेंट आर्ट्रियोल के, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए, जिसकी वजह से हमारा रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया, और ये जो हमारा फिल्टर है इस पे प्रेशर कम पड़ा, और जब इस पे प्रेशर कम पड़ेगा तो ये खराब नहीं होगा। लेकिन अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट ना करते तो इधर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ना था, जब बहुत ज्यादा पड़ना था तो ये हमारा फिल्टर नाजुक होता है, ये खराब हो जाना था, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये खराब हो या इस तरह का कोई इसके साथ प्रॉब्लम हो। तो ये बेसिकली देन आ गया हमारा दूसरा, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर। ट्यूब्यूलो मतलब ट्यूब्स इन्वॉल्व है, ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसमें कैसे हो रहा है। बेसिकली देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, अगर ज्यादा ब्लड आ रहा है तो उसमें सोडियम और क्लोराइड भी ज्यादा होंगे, सोडियम क्लोराइड ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ज्यादा फिल्टर होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा फिल्टर होके ये किसकी तरफ जाते होते हैं, आगे हमारे पास क्या होती है, पीसीटी होती है, फिर थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, और देन क्या होता है हमारी डीसीटी। तो मैंने आपको बताया था कि डीसीटी में ये वाले सेल्स होते थे मैक्यूला डेंसा, ये वाले सेल्स होते थे मैक्यूला डेंसा, मैंने आपको एनाटॉमी वाली में बताया था लेक्चर में। तो ये जो मैक्यूला डेंसा है ना, ये इसको इंक्रीज्ड एनएसीएल को क्या करेंगे, सेंस करेंगे। जब ये इंक्रीज्ड एनएसीएल को सेंस करेंगे तो ये क्या करवाएंगे, ये भी यही सेम काम करवाएंगे कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल की क्या करवा देंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो मींस क्या हुआ कि ये ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व हुई और इन्होंने क्या करवाया, ग्लोमेरुलस की जो दूसरा एफरेंट आर्ट्रियोल था उसकी कंस्ट्रिक्शन करवा दी। तो इसी बेस पे नाम है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर, इसी बेस पे नाम है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर। तो क्या हुआ कि हमारे पास जब इंक्रीज्ड एनएसीएल हुआ, हमारे पास क्या हुआ, जब इंक्रीज्ड एनएसीएल हुआ तो जिसकी वजह से क्या है कि ये सेंस किसने किया, मैक्यूला डेंसा, ये समझो क्या है, सेंसर है। तो इन्होंने क्या किया, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी किसकी, एफरेंट आर्ट्रियोल की, जिसकी वजह से आरबीएफ यानी कि रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और हमारी किडनी इंजर नहीं होगी। इसमें उसने दो टर्म यूज किए हैं, टोनिसिटी, टोनिसिटी और ये पैराक्राइन। पैराक्राइन का मतलब होता है कि साथ वाले सेल्स को मैसेज देना। फॉर एग्जांपल देखो, इधर क्या है कि ये जब हाई एनएसीएल को सेंस करेंगे, एनएसीएल को सेंस करेंगे, तो ये जो साथ वाले एफरेंट आर्ट्रियोल के सेल्स हैं इनको मैसेज देंगे, तो इसका हम कहते हैं पैराक्राइन सिग्नल देंगे। देन आ गया टोनिसिटी। टोनिसिटी का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक गिलास है, ठीक है, इसमें क्या है कि वाटर है, और इसमें क्या है, मैं कहता हूँ, और ये दूसरा गिलास है, इसमें भी वाटर है, और इसमें मैं कहता हूं कि 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, यानी कि 5 ग्राम साल्ट है, और इसमें मैं कहता हूं कि 100 ग्राम दूसरा साल्ट है। ठीक है, वाटर की अमाउंट समझो, इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है। तो ये जो होगा इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक, क्योंकि इसमें सोल्यूट ज्यादा है। और ये जो होगा इसको मतलब हम कह देंगे हाइपरटोनिक, क्योंकि इसमें क्या है कि सोल्यूट कम है। तो टोनिसिटी क्या कहते हैं कि टोनिसिटी मतलब टोन, हाइपरटोनिक मतलब उसमें क्या है कि सोल्यूट ज्यादा है। जाहिर सी बात है, जब इधर से ज्यादा फिल्ट्रेशन, सोडियम क्लोराइड ज्यादा फिल्टर होगा तो मतलब इधर हाइपरटोनिक जाएगा ना फ्लूइड। जब हाइपरटोनिक फ्लूइड जाएगा तो उसको क्या करेगा, हमारा मैक्यूला डेंसा सेंस करेगा और एफरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, ताकि हमारा रीनल ब्लड फ्लो किडनी की तरफ कम हो, ताकि ये हमारा जो फिल्टर है वो खराब ना हो। तो हमारे इस सारे दूसरा बात करने का मकसद क्या था कि हमारी जो किडनीज होती हैं वो आप लिख लो कि 80 टू 200 बीपी पे क्या कहती हैं कि हमारा जो दूसरा अपना किडनी का रीनल ब्लड फ्लो होता है उसको कांस्टेंट रखती हैं। किस तरह कांस्टेंट रखती हैं, एक मायोजेनिक मैकेनिज्म के थ्रू और एक ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म के थ्रू। मायोजेनिक मींस के जब दूसरा एफरेंट आर्ट्रियोल्स के मसल्स स्ट्रेच कर रहे थे, और ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर के मतलब जो हमारी डीसीटी में मैक्यूलर डेंसा सेल्स वो एनएसीएल को सेंस कर रहे थे। तो इन दोनों ने बेसिकली क्या करवाया कि एफरेंट आर्ट्रियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दी, ताकि क्या है कि ये वाला इधर ज्यादा ब्लड, बहुत ज्यादा ब्लड ना आए, ताकि हमारा फिल्टर ही ना खराब हो जाए। तो यही बस उसने इसमें मतलब समझाने की कोशिश किया, और रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन के बारे में बताया हुआ है अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ लास्ट पे ना एक दो चीजें रह गई हैं, वो बस सिंपल 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 ही हैं समझो। अब देखो, मैंने आपको बताया था फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के कितने परसेंट, फॉर एग्जांपल इधर जितना भी फ्लूइड आ रहा है उसमें से कितने परसेंट इधर जा रहा है, उसको हम क्या कहते थे, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अब हमारे पास आ गया फिल्टर्ड लोड। फिल्टर्ड लोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था जितने परसेंट इधर जा रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो जितना सब्सटेंस, जितनी उसकी अमाउंट जा रही है उसको हम क्या कह देते हैं हमारे पास, फिल्टर्ड लोड। यानी कि फॉर एग्जांपल क्या था कि इधर क्या
100 था ना, उसमें से इधर इसके क्या है 5 मालिक्यूल्स फिल्टर होके आ गए, तो ये क्या है कि उसका फिल्टर लोड है। इसके लिए उसने फार्मूला क्या रखा हुआ है, GFR मल्टीप्लाई बाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उस इसी मालिक्यूल की प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन है, और उसको GFR से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिल्टर्ड लोड। ये समझो उसने क्या लिया है, अमाउंट लिया है। और ये जो हमारा GFR था वो क्या होता था, रेट, यानी कि जिस स्पीड से कोई चीज फिल्टर हो रही थी। और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या थी कि हमारे पास परसेंटेज थी, कि मतलब ये जो 100 आ रहे हैं इसमें से कितने परसेंट इधर फिल्टर हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये उसने यही चीजें लिखी हुई हैं कि GFR, ये हमारे पास, ये मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ कि GFR भी कैन बी एस्टिमेटेड विद कैराटिनिन क्लियरेंस, वो मैंने आपको बता दी कि क्लिनिकली हम GFR को मेजर करने के लिए क्या कैराटिनिन यूज करते हैं। और दूसरा, अगर लेबोरेटरी में हमने गोल्ड स्टैंडर्ड चेक करना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, इनोलिन होता है। देन यही उसने बताया हुआ है कि RPF रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड। RPF क्या होता था, जो इधर फ्लूइड आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, RPF, यानी कि रीनल प्लाज्मा फ्लो। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोस्टाग्लैंड्स क्या करते हैं, डायलेट करते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल को, जबकि जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है इफरेंट आर्ट्रियोल को। ठीक है, जब हम NSAIDs देते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाते हैं, और जब हम एस इनहिबिटर्स देते हैं तो ये एंजियोटेंसिन 2 इनहिबिट हो जाता है। लेकिन ये वाली बात हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल आपको मस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन का पता होना चाहिए कि हमने प्रोस्टाग्लैंडिन किडनी फेलियर वाले बंदे को नहीं देना, क्योंकि उसमें पहले ही दूसरा किडनी की प्रॉब्लम बनी हुई है। आप ऊपर से और NSAIDs दोगे तो उसकी क्या है कि किडनी का और मसला बन जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है, जब इधर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, कम ब्लड जाएगा, तो किडनी मजीद इंजर हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा पैराग्राफ हो गया। देन ये ना उसने कुछ मतलब फार्मूलाज बताए हुए हैं, इनको बस आपने रट्टा लगाना है, और इसमें कुछ खास मतलब बात नहीं है। लेकिन इसको मैं आपको ना थोड़ा सा करवा देता हूँ कि फिल्टर्ड लोड तो उधर हमने पढ़ लिया ना, कि आपने GFR को मल्टीप्लाई कर देना है उसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन से प्लाज्मा में। और एक्सक्रीशन रेट क्या होता है, कि आपने यूरिन में उसकी कंसंट्रेशन चेक करनी है, ये वाला। एक्सक्रीशन रेट क्या होता है, कि आपने यूरिन में उसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन चेक करनी है। और क्या है कि आपने दूसरा यूरिन फ्लो रेट चेक करना है। देन रीअब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है हमारे पास, फिल्टर्ड माइनस एक्सक्रीटेड। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब देखो, ये जो रीअब्जॉर्प्शन है, ये हमसे कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, फिल्टर्ड माइनस क्या कर लेंगे, एक्सक्रीटेड। फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि इधर से फिल्टर होके आए जनाब 100 मालिक्यूल्स, उसमें से रीअब्जॉर्ब हो गए कितने, हमारे पास 50। ठीक है, और एक्सक्रीट कितने हो गए, 50। तो हमारे पास दूसरा कितने रीअब्जॉर्ब हुए, 50। तो वही उसने लिखा हुआ है, रीअब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू फिल्टर्ड माइनस एक्सक्रीटेड। फिल्टर हमारे पास कितने हुए थे, 100। यही देखो ना, 100 फिल्टर हुए, एक्सक्रीट कितने हुए, 50। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन कितने की हुई, 50 की हुई। ये मतलब सिंपल सी बच्चों वाली बातें हैं। देन उसने बताया हुआ है सेक्रीशन रेट। हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इधर से क्या हुआ कि हमारे पास 100 फिल्टर हो के आए, 100 फिल्टर हो के आए, और इधर से सक्रीट हो गए जनाब कितने, फॉर एग्जांपल 50 क्या हुए, सक्रीट हो गए। और टोटल हमारे पास जो एक्सक्रीट हुए वो कितने हो गए, 150। तो वही हमने क्या करना है कि दूसरा एक्सक्रीटेड माइनस फिल्टर्ड कर लेना है। एक्सक्रीट कितने हुए, 150। ये एक्सक्रीट कितने हुए हमारे पास, यार ये मेरे ख्याल में, हाँ, 150 कितने हुए, एक्सक्रीट हुए। उसमें से हमने माइनस क्या कर लिया, ये जो एक्सक्रीट कितने हुए, 150। और हमारे पास दूसरा ये, और क्या हमने चेक करना था, फिल्टर कितने हुए थे, 100। तो 150 माइनस आपने क्या कर लेना है, 100। तो आपके पास जवाब क्या आ गया, 50। तो यही हमारे पास, ये देखो ये सेक्रीशन आ गई ना, 50 मालिक्यूल्स क्या हो रहे थे हमारे पास, सेक्रीट हो रहे थे। अब मेरी बॉल पेन काम प्रॉपर नहीं कर रही। देन ये फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आ जाता है, कि हमारे पास ये जो फॉर एग्जांपल इधर जो सोडियम आ रही होती है ना फिल्टर होके, यार मेरी बॉल पेन काम नहीं कर रही, मैं अगले लेक्चर में इस चीज को समझा दूंगा। हाँ, तो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम में क्या होता है कि हमारे पास जो सोडियम इधर फिल्टर होके आ रही होती है ना, उसमें से कितनी एक्सक्रीट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है आपके पास, ये वाला। ठीक है, तो इसको आपने बस रट्टे ही लगाना है, और इसमें कोई खास बात नहीं है।